नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजे कल आज सामने आ चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए 292 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। जबकि अगर बात कर लिया जाए, इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं चुनावी नतीजे में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के 2014-2019 दोनों में आसानी से बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस दशक में कहीं ना कहीं अब बीजेपी को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और बिहार में नीतीश कुमार ने अपने अपने राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। इसके बाद दोनों किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी 10 साल बाद अपने सहयोगियों खासकर टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अलावा बीजेपी के अन्य सहयोगी क्यों एनडीए छोड़ सकते हैं और उनके साथ बने रहने की क्या बड़ी वजह भी हो सकती है। आपको बता दें, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी साल 1996 में पहली बार एनडीए में शामिल हुई थी और उस समय चंद्रबाबू नायडू एक युवा नेता थे और इन्हें आईटी गवर्नेंस में अग्रणी के रूप में कहीं ना कहीं जाना जाता था। हालांकि उन्होंने साल 2018 में एनडीए का साथ छोड़ दिया और उनकी पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं 2018 में तेलंगाना विधानसभा में चुनाव में टीडीपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी और 2019 में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 23 सीटें ही मिली थी। और इस बार फरवरी में अगर बात करें, टीडीपी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई और इसका फायदा पार्टी को हुआ है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में 175 सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि लोकसभा की 16 सीटों पर उसने कब्जा कर लिया। इसके बाद नायडू लगभग 2 दशकों में पहली बार किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं अगर एक रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा चंद्रबाबू नायडू को लगातार कॉल किए जाने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में गठबंधन को लेकर कई बात सामने आ रही है कि नायडू को कई प्रमुख मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, लेकिन उनके एनडीए में बने रहने की भी 2 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह यह हो सकती है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन और वाईएसआर रेड्डी के निधन के बाद पार्टी टूटने से कांग्रेस अभी तक आंध्र प्रदेश में अपनी खोई हुई लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई है। और दूसरी वजह है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के अभियान में पीएम मोदी और भाजपा का साथ मिला, जिस वजह से उनकी पार्टी बड़ी जीत तक पहुंच गई। अगर नायडू जनादेश के खिलाफ जाते हैं तो भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक समय में नीतीश कुमार को विपक्ष के संभावित प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पलटी मारकर एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के दिग्गज नेता रहे नीतीश ने उनकी कैबिनेट में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में काम किया था। हालांकि 2014 में आम चुनाव से पहले चीजें बिगड़ने लगी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने पर कड़ा विरोध किया था और 2013 में एनडीए भी छोड़ दिया था। और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों के गठबंधन और महागठबंधन ने भाजपा को हरा दिया, लेकिन यह नीतीश कुमार के पलटी मारने का आखिरी मौका नहीं था। आपको बता दें, साल 2017 में नीतीश कुमार ने अपने धुर विरोधी रहे लालू यादव के पार्टी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और गठबंधन से अलग हो गए थे और एनडीए में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2022 में एक बार फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आ गए, लेकिन 2024 में उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया। और इसके बाद एक बात की चर्चा और पलटी मारने की प्रवृत्ति की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जनता के बीच विश्वसनीयता खो दी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत हासिल कर वो एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। वैसे में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू की जरूरत होगी, लेकिन नीतीश कुमार के रिकॉर्ड को देखते हुए उनके समर्थन में केंद्र में स्थिरता आने की संभावना कम दिखाई दे रही, क्योंकि वो कभी भी इंडिया गठबंधन से बेहतर डील मिलने की स्थिति में पलटी मार सकते हैं। वहीं अगर बात करें लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान भारतीय राजनीति में
सबसे चतुर राजनीतिक संचालकों में से एक जाने जाते थे, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन बदल लेते थे, ऐसे में जीत हासिल करते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की युग में अगर बात किया जाए तो एनडीए में रहने वाले रामविलास पासवान मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह बनाई और अपनी पार्टी के प्रभाव और लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनी वफादारी बदलने के लिए भी जाने जाते थे। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को कितनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। हाजीपुर के गढ़ सहित 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद चिराग पासवान अपने पिता की तरह बिहार की दलित आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महत्वपूर्ण आवाज होने का दावा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्होंने एनडीए के प्रति अपनी वफादारी जारी करने का दावा तो किया है, लेकिन क्या वाकई में वो अपने दावे पर खरे उतरते हैं या नहीं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में जाने पर वह एक या अधिक प्रमुख कैबिनेट पद की मांग कर सकते हैं चिराग पासवान, जो पिछली बार मोदी सरकार ने उन्हें देने से मना कर दिया था। वहीं शिवसेना लंबे समय तक भाजपा के हिंदुत्व के सहयोगी रही है और उसका गठबंधन 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में के बाद यह सब गठबंधन टूट गया। साल 2022 में शिवसेना टूट गई और विद्रोही एकनाथ शिंदे गुट एनडीए में शामिल हो गया। तो ये तमाम तरीके की जो संभावनाएं कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे या चंद्रबाबू नायडू इस बार, जो इतनी परिस्थिति उनकी पिछले चुनाव में खराब रही लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं, तो इस बार चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ खेला करते हुए नजर आते हैं। क्या टीडीपी भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन का रुख कर सकती है, देखने वाली बात होगी और ये देखना बेहद दिलचस्प भी होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार का समीकरण किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा, भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।